नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। कब्ज क्या है? ये कब्ज क्यों होती है और इसका कारण क्या है, और इससे कौन कौन सी बीमारी बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन बड़ी आंत का सही रूप से काम न करने के कारण कॉन्स्टिपेशन बन जाती है। अगर वो समय पर मल को बाहर नहीं फेंकती, खुश्क हो जाती है, तो भी कॉन्स्टिपेशन है। या थोड़ा थोड़ा करके आंव युक्त आ जाता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन के ही भेद है। लेकिन नाम अलग अलग दे दिया कि एमोबाइसिस हो गया, संग्रहणी बन गई, पित्त संग्रहणी बन गई, वातज बन गई, कफज बन गई। ये सभी कॉन्स्टिपेशन के ही भेद हैं। कई बार रोगी कहता है कि पेट तो साफ होता है, मैं जाता हूँ, लेकिन मन में शांति नहीं होती। मुझे भार सा या दबाव सा या लगा रहता है कि शरीर में कुछ रह गया है। ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का भेद है। ऐसे रोगी को समझिए कि कॉन्स्टिपेशन के साथ जो गर्मी बनी, वो गर्मी दिमाग में चली गई, तो वो न्यूरोटिक हो जाता है। तो अक्सर लोग कहते हैं, वैद्य जी मैं और क्या करूं, मुझे कोई और चिंता नहीं है, लेकिन बस ये चिंता रहती है कि पेट क्यों नहीं साफ हुआ। बात तो ठीक है, आपको ये चिंता रहती है पेट क्यों साफ नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज के कारण गर्मी जो बनी, वो गर्मी दिमाग में चली गई और आप उससे डिप्रेशन में भी आ गए। डिप्रेशन वो नहीं जिसको आप अवसाद समझते हैं, डिप्रेशन वो नहीं जिसके लिए आप नींद की गोलियां खाते हैं। ये भी डिप्रेशन है कि किसी भी बात का दिमाग से न निकलना। जैसे मैं स्वस्थ हूं और मेरा पेट साफ नहीं होता, तो मुझे कोई बात नहीं, आज पेट साफ नहीं हुआ तो। लेकिन अगर इस कॉन्स्टिपेशन से बनी हुई गर्मी का प्रभाव दिमाग में चला जाए, गर्मी दिमाग की तरफ आ जाए, तो बात इसी में घूमता रहेगा उसका दिमाग कि पेट साफ तो हुआ नहीं। क्यों पेट साफ नहीं हुआ? मैंने तो कल कोई ऐसी चीज भी नहीं खाई थी, मैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन करता हूं, मैं तो बाजार का भी प्रयोग नहीं करता हूं, थोड़ा ही खाता हूं। ये बात, जो विचार दिमाग में पैदा होते गए, ये भी कॉन्स्टिपेशन का मतलब गर्मी दिमाग में चढ़ गई। हम कॉन्स्टिपेशन के साथ न्यूरोटिक हो चुके हैं, नर्व सिस्टम हमारा कमजोर हो चुका है। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन पर, भाई क्यों हो गया पैदा। आजकल मैं मानता हूं सबसे बड़ा कारण जो है समय पर भोजन न करना है। आप रात भर जो जगते रहते हैं उससे एसिड बढ़ जाता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। और जो आप आटा ले रहे हैं वह बारीक पिसा हुआ आटा है, ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण है। भोजन के बीच में पानी नहीं पीने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ज्यादा ड्राइड और फ्राइड भोजन का प्रयोग करने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और इसी कॉन्स्टिपेशन के कारण या तो आदमी दुबला पतला हो जाता है या मोटा होने लग जाता है। इसी कॉन्स्टिपेशन के कारण या तो धात का रोग पुरुषों में या औरत में लिकोरिया का रोग बन जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं। और इसी कॉन्स्टिपेशन के कारण आदमी बेडौल हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, उसमें नपुंसकता बढ़ती चली जाती है, उत्साह नहीं रहता, जोश नहीं रहता। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन खुश है तो शरीर अच्छा निर्माण करेगा। लेकिन मन में एक ही बात ध्यान की है, पेट तो साफ हुआ नहीं, मैंने तो कोई गलत खाया नहीं था। इस तरह के विचारों में मन रोता जाए, मरों की खबर लाए। हमारा मन तो वहां घूम रहा है, हमारा संसार में ध्यान ही नहीं है। कौन आया कौन गया मुझे पता ही नहीं है। सिर्फ ध्यान क्या है कि पेट साफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने तो दवाई भी खाई थी, फिर भी क्यों नहीं आया। यानी इन विचारों में डूबा रहना ही बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। और ये क्यों हुआ?
कि कब्ज के कारण जो शरीर में गर्मी बढ़ी, उस गर्मी के दिमाग में चले जाने से स्ट्रेस पैदा हो गया, टेंशन पैदा हो गया। कई बार यही गर्मी नींद को गायब कर देती है, आदमी को नींद नहीं आती। कई बार इसी सोच के कारण हमेशा कहेगा जी मेरा पेट तो, कलेजा जो है भरा भरा रहता है। कई बार ये कहेगा जी मेरा तो पेटू जो है बड़ा टाइट है, मैं दबाता रहता हूं पेट को, सारा दिन पेट में उंगलियां मारता रहता है। बार बार पेट में उंगलियां मारने से आंतों में स्वेलिंग हो जाती है। बार बार पेडू पर दबाव देने से पेशाब का रुकना बंद हो जाता है, यानी पेशाब नहीं रुकता, रोग कंट्रोल नहीं कर पाते आदमी, क्यों? हमेशा दबाव रख रखे है। वो कहता है यहां दर्द है, कभी अपेंडिक्स की साइड में दर्द बताता है, कभी इंग्वाइनल हर्निया की तरफ दर्द बताता है, यानी उसका दिमाग उससे बाहर नहीं निकल पाता। और जब आपका आंत खराब हो गई, पेट खराब हो गया, तो दांतों से भी स्मेल आने लग जाएगी। स्मेल गायब हो जाती है, स्मेल ही नहीं आती कई बार, क्योंकि अंदर गर्मी बढ़ती चलेगी, खा नहीं रहा, सोच रहा क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन इस क्या और क्यों से बाहर निकलकर अगर कभी ये सोच लेता कि मैं बारीक आटे की रोटी खा रहा हूं, यहाँ 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी बना करके सेंधा नमक डाल करके अच्छा घी और गुड़ डाल करके खा जाता, या घी शक्कर डाल करके खा जाता, अगले दिन आपका पेट अपने आप साफ हो जाएगा। फिर मन में क्वेश्चन आता है कि मुझे तो शुगर है, मीठा खा नहीं सकता। ठीक, आप मीठा नहीं खा सकते तो सेंधा नमक की रोटी घी रख करके तो खा सकते हैं, उसके साथ अच्छा सारा सलाद खा जाइए। क्योंकि जब सलाद का आप प्रयोग करेंगे, फेवराइट्स का जो आप प्रयोग करेंगे, चाहे वो प्याज है, चाहे कच्चा टमाटर है, चाहे आपकी कच्चा पेठा है, और चाहे आपकी कच्ची घिया है, और चाहे खीरा है, शिमला मिर्च है, गोभी कच्ची खा सकते हैं, पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, फूल गोभी भी कच्चा खाया जा सकता है, ककड़ी का समय ककड़ी खाई जा सकती हैं, खरबूजे का समय खरबूजा खाया जा सकता है। कोई सब्जी में अगर अच्छा ना लगे तो फलों का सलाद ही खा जाइए, लेकिन मन को खुश रखते हुए खाइए। जब तक आपका मन खुश रहेगा, भोजन के प्रति आपकी आस्था रहेगी, तब तक वह भोजन आपको नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान तब भी करता है, हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज तब भी होती है जब हम बनाने वाले के प्रति आस्थावान न हो। मान लो कोई सास है और बहू रोटी बना रही है, जब तक सास के मन में यह है कि बहू मुझे खिलाना नहीं चाहती, ये मुझे देखकर खुशी नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी भोजन बनाएगी नहीं, इस तरह के विचार मन में आते रहेंगे और वह भोजन कब्ज करेगा। कॉन्स्टिपेशन आज सबसे बड़ा कारण महिलाओं में मैं देखता हूं, यही सबसे बड़ा कॉन्स्टिपेशन का कारण। कहीं सास को कब्ज है तो कहीं बहू को भी कब्ज हो गई, क्योंकि उसके मन में यह रहता है कि मैं अपना घर छोड़ करके आ गई हूं, मेरी तो कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे से तो कुछ पूछते ही नहीं है। इन अनावश्यक बातों में जब दिमाग बढ़ जाता है तो हमारा ध्यान ही नहीं होता कि मैं भोजन कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। बगैर ध्यान के, बगैर आस्था के, बगैर श्रद्धा के और बगैर मन को खुश किए अगर हम भोजन करते हैं, ये भी सबसे बड़ा कब्जी का कारण है। और सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता हमला तत् प्रकोपश्य है तो प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजन। विविध प्रकार के अहितकारी भोजन के करने से मल जो है मलिन हो जाते हैं, और मलों का मलिन होना ही रोग है। मलों का मलिन होना ही रोग है, यह भी तो ऐड लगा सकता है, ठीक है ना। मलों का मलिन होना ही रोग है, क्योंकि जो खाए हुआ भोजन मुख के द्वारा आंतों में होता हुआ गुदा मार्ग के द्वारा बाहर नहीं निकलता, अंदर रुक जाता है। अगर वो आमाशय में रुक जाता है तो वो ठीक शिकायत करता है कि आमाशय मेरा भरा भरा रहता है। अगर वो आमाशय में मल रुक गया तो वहां आपको चाहिए कि गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, उंगली डाल करके वोमिट कर दीजिए।
उल्टा कर दीजिए, क्योंकि अमावस्या को हमेशा वमन के द्वारा हमें साफ करना चाहिए। और अगर उल्टी नहीं डाल सकते तो सारा दिन आप इमली पानी बना लीजिए, नींबू पानी बना लीजिए, जल जीरे का पानी बना लीजिए। सबसे उत्तम होता है इमली का पानी, क्योंकि गर्मी नहीं करता, ठंडा होता है। और इमली का पानी मीठा बना करके पीने से ये पथरी को भी दूर करता है। ये ठंडा है, हाजमेदार है, विशेषकर आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, पथरी नहीं बनने देता और बालों को भी काला करता है। तो अगर इस तरह का आपको लगता है कि आपका कलेजा भरा भरा रह गया, तो आप यहाँ इमली का पानी, और चाहो तो 50 ग्राम इमली में 50 ग्राम गुड़ डाल लीजिए और 10 ग्राम इलायची डाल लीजिए बड़ी, और उसको उबाल करके ठंडा करके उस पानी को पी जाइए। आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा। आपकी कब्ज भी टूट जाएगी, कलेजे में जो ठुका ठुका भरा भरा रहता वो भी ठीक हो जाएगा। और इमली का पानी पीने से पेशाब में जो रुकावट आई, पेशाब खुलकर नहीं आ रहा, या जिनको धात का रोग हो गया, वो धात भी या लिकोरिया भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि ठंडी तासीर का ये हाजमेदार ठंडा पेय बन जाता है। तो आप इमली के पानी से अपने कलेजे के दर्द को दूर कर सकते हैं। बात थी कॉन्स्टिपेशन की, कि कॉन्स्टिपेशन था, ये पेट साफ नहीं हो रहा, बड़ी आंत जो है उस छोटी आंत से गुजार करके जब निकलता है मल, तो उसको मल द्वार तक नहीं पहुंचा रही है। अगर वो कहीं किसी कॉलन में रुक जाता है तो वहां से हाइटस हर्निया बन जाता है, गैस बनती है और वो वापस ऊपर की तरफ आने लग जाती है। तो इसी कॉन्स्टिपेशन से हाइटस हर्निया बन गया। और वह आंत जब आपके इंग्वाइनल पोजीशन पर आकर के रुक जाती है तो वह इंग्वाइनल हर्निया बना देती है। अपेंडिक्स के स्थान पर आकर के गैस रुक जाती है तो वही कॉन्स्टिपेशन कारण बन जाता है आपकी हाइटस हर्निया, आपकी वह कारण बन जाता है अपेंडिक्स का। और उस अपेंडिक्स का इलाज हम तभी कर सकते हैं जब अपेंडिक्स बड़ी हुई हो या उसमें वायु बड़ी हो, क्योंकि जितना एरिया उसका कमज़ोर होगा उस एरिया का ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप समझिए कि ये जो हाइटस हर्निया हुआ, जो अम्बलाइकल हर्निया हुआ, जो इंग्वाइनल हर्निया हुआ, टेस्टीज का हर्निया हुआ या अपेंडिक्स हुई, हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलते, हम इस कॉन्स्टिपेशन को तोड़ लेते मोटे आटे की रोटी बनाकर, जिसमें 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर मोटे आटे की रोटी, और उसमें सेंधा नमक मिला करके अच्छे सलाद के साथ उसको खा जाते, या गुड़ के साथ खाते, शक्कर के साथ खाते, तो आपको इस किसी भी बीमारी का खतरा नहीं था। और ये बीमारी अगर हो भी गई है तो भी हमें ऑपरेशन तक नहीं जाना चाहिए, उससे पहले आप प्रयास कीजिए। प्रयतांते है जया, अगर आप प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। पहली बार में दर्द हुआ, आप तुरंत डॉक्टर को चले गए, उसने ऑपरेट सजेशन किया, आपने ऑपरेशन करा लिया, ये आपका मनोबल इसका मतलब गिर चुका है। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य काय क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि सोम मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidya.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य काया क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299। आपका मनोबल स्थिर होना चाहिए। ये भगवान ने आपका जो जीवन और शरीर दिया, इसमें प्रत्येक अंग को सहसा नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हजारों साल तक इस जीवन के द्वारा जिया जा सकता है। ये जो पैर शुरू में आपको बचपन में मिलते हैं ना, बुढ़ापे तक ये पैर ऐसे ही रहते हैं।
कहीं बदलने नहीं पड़े इसको, हमने इस खाल को हमें बदलना नहीं पड़ा। जिन बालों को, जिस मूछ दाढ़ी को लेकर हम पैदा हुए, वही दाढ़ी बुढ़ापे तक चली है, वे नाखून भी। यानी आपके शरीर का प्रत्येक अंग कमजोर नहीं है, प्रत्येक अंग इतना मजबूत है जिन अंगों के साथ कम से कम 100 साल तो जिया ही जा सकता है। 1000 साल तो शायद आप सोचेंगे, लेकिन 100 साल तो आसानी से जिया जा सकता है, कोई दांत निकलवाने की जरूरत नहीं। अगर आपका पेट ठीक है तो कोई पायरिया से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही पायरिया बनता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण ही दांतों की समस्या बनती है। और आप इस दांतों की समस्या को दूर करने के लिए अगर दांत को निकलवा देते हैं, या डॉक्टर जो है सफाई करते हैं, RCT बोलते हैं, वो करते हैं, या कुल्ले कराते हैं, एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं, आयुर्वेद ये सब निषेध कहता है। आयुर्वेद कहता है जैसे आंत वैसी ही दांत। अगर आपकी आंत में मल है तो दांत में बदबू आएगी, मल आएगा। आंत में गर्मी है, पित्त की अधिकता है, तो या तो बवासीर हो जाएगी या खूनी दस्त लग जाएंगे, नहीं तो दांतों से खून आने लग जाएगा। क्योंकि कहां से जा रहा है, देखने की बात ही है। वहां आप विभिन्न प्रकार के माउथ फ्रेशनर रखते हैं, पेट को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। अंडर आर्म से बदबू आई, आपने सेंटर लगा लिया, वहां ये समझने की जरूरत नहीं समझी कि क्यों अंडर आर्म से बदबू आ गई। क्योंकि जब गर्मी अधिक हो जाती है शरीर में, तो जैसे कढ़ाई में तेल और पानी हो तो पहले पानी उड़ता है, फिर तेल आता है, उसी तरह से शरीर में जब गर्मी बढ़ती है पहले रस धातु आती है पसीने के रूप में, फिर चर्बी वसा निकलनी शुरू हो जाती है। जब वसा चर्बी निकलती है ना, मज्जा और वसा निकलती है बाहर, फिर वो स्मेल देती है, अंडर आर्म्स से बदबू आती है। वहां हम क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक्स जो वो होते हैं, शैम्पू से स्नान करते हैं या सेंट डालते हैं। हम बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। माइग्रेन हुआ तो सिर दर्द की अनाल्जेसिक दवाई खा ली, पेट साफ नहीं हुआ तो पेट को साफ करने की गोली खा ली, कब्ज हुई तो कब्जी तोड़ने की दवाई ले ली, दर्द हुआ अनाल्जेसिक दवाई ले ली। कभी आपने नहीं सोचा कि कब्ज का कारण क्या था, इस दर्द का कारण क्या था। क्योंकि जब आप कारण को सोचेंगे, ये सोचेंगे कि त्वचा काली क्यों पड़ती जा रही है, ये मेरा माथा काला क्यों हो गया, वहां पता चला कि सनबर्न की बीमारी है, उसे धूप में निकलते ही चेहरा काला हो जाता है। लेकिन इस सनबर्न की बीमारी के साथ साथ एक बीमारी और भी है, जो आयुर्वेद में कहते हैं कि नसों के सिकुड़ जाने से जब ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में नहीं आती, जब भी शरीर में गर्मी या हम गर्मी में निकलते हैं तो हमारी त्वचा पर काले निशान आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सनबर्न की बीमारी कहते हैं। जिसको हम सनबर्न की बीमारी कहते हैं उसके लिए एक अलग से क्रीम लेकर के आ जाते हैं। ये तो सनबर्न का इलाज नहीं हुआ। अब तो आपने बाहर से आई हुई गर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक ट्यूब का प्रयोग कर लिया, लेकिन जब अंदर से गर्मी बढ़ेगी और वो गर्मी जब अंदर से प्रभाव डालेगी फिर कौन सी ट्यूब का प्रयोग करेंगे। इसलिए ये ट्यूब जरूरी नहीं थी जो सनबर्न के लिए आप बीमारी में लेकर आए। ट्यूब वो जरूरी थी कि अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन आता, पूरे अंगों में गर्मी और सर्दी को सहन करने की चीजें प्राप्त हो जाती और आप सदा के लिए ठीक हो जाते। वहां हम सनबर्न की अगर बीमारी है तो पेट को साफ कर लीजिए, साथ में खदीरा रिष्ट और महामंजिष्ठा रिष्ट के साथ रसमाणिक्य की वटी का प्रयोग कर लीजिए। एक समय रसमाणिक्य और एक समय आरोग्यवर्धनी वटी का गोली प्रयोग कर लीजिए, उससे आपकी ये सनबर्न की बीमारी दूर हो जाएगी, ये सदा के लिए ठीक होगी। लेकिन अगर वो आप सिंथेटिक क्रीम्स का प्रयोग करेंगे उससे त्वचा पतली हो जाएगी, उससे जो त्वचा पतली हो जाएगी, उस त्वचा की पतली हो जाने से आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, चेहरे में एक अलग प्रकार से बाकी शरीर को छोड़कर एक चमक सी पैदा हो जाएगी, जो आपके चेहरे को, आपकी
इंटेलिजेंसी को, आपके पर्सनालिटी को कम कर देगा। जिसको आप ग्लो कहते हैं, चेहरे पर एक पूरा ग्लो होना चाहिए, वो ग्लो नहीं रहेगा, तो वहां मानसिक रूप से फिर आप बीमार हो जाएंगे। ये सभी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से पैदा हो रही हैं, पेट की खराबी से, चाहे वो बड़ी आंत की हो चाहे छोटी आंत की खराबी हो। पाचन संस्थान पूरा है, पूरे पाचन संस्थान की खराबी को दूर करने के लिए, इंटेस्टाइन सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम आंत की मजबूती की बात करते हैं। और जब आपकी इंटेस्टाइन मजबूत होगी, आपकी आंतें मजबूत होंगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी तो आपको जो मैंने बीमारी बताई, न हाइटस हर्निया होगा, न अम्बलाइकल हर्निया होगा, न टेस्टिज का हर्निया होगा, न इंग्वाइनल हर्निया होगा, न माइग्रेन बनेगा, न सर्वाइकल बनेगा। कॉन्स्टिपेशन के कारण बना हुआ न मोटापा बनेगा, कॉन्स्टिपेशन के कारण शरीर में बने हुए मस्से या आपकी बीमारी जिसको आप सनबर्न कहते हैं, वो बीमारी ही पैदा होगी। आजकल एक बीमारी और हो गई, पूरे शरीर में गांठें गुठलियां सी बनती जा रही हैं। वो गांठें नहीं बनेंगी, क्योंकि जब आपका खून अच्छा और शुद्ध बनेगा, उस खून अच्छे और शुद्ध से आपके शरीर के लिम्फ ऑइडिमा नहीं बनेंगे, बनने वाली गांठें नहीं बनेंगी। जो गांठें लगातार बढ़ती जा रही वो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हमने वायु को रोक दिया। पित्त पंगु कपंगु पंगु मलधात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघ बताए। जिस तरह से आकाश के बादलों को वायु जहां चाहती है वहां ले जाकर के वर्षा करा देती है, उसी तरह से शरीर के रोगों को यह विकृत वायु, चाहे पित्त हो, कफ हो, वात हो, उसको जहां चाहते वहां ले जाकर के उसका विकार पैदा कर देती है। तो हमें इन विकारों से बचने के लिए वायु से बचना चाहिए। और वायु कौन पैदा कर रहा है? कॉन्स्टिपेशन पैदा कर रहा है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन से शरीर में बनने वाली इस विकृत वायु को ठीक करना चाहिए। और इस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हमें दीपन और पाचन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। दीपन औषधि का मतलब जो आपके शरीर में 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त करता है, और पाचन औषधि का मतलब जो आपकी जठर अग्नि को दीप्त करता है। जब मात्र पाचन अग्नि का प्रयोग करते हैं, पाचक औषधि का प्रयोग करते हैं, तो जठर अग्नि में ज़्यादा गया हुआ पाचन आपके अंदर एसिडिटी पैदा कर देगा, आपके अंदर बीपी पैदा कर देगा। इसलिए वहाँ आपको दीपन औषधि का भी प्रयोग करना चाहिए, जो आपके शरीर में बनने वाली 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त कर देता है। और 13 प्रकार की अग्नियाँ दीप्त हो जाने से, क्योंकि 5 भूताग्नि है, महाभूत की अग्नियाँ जिसको कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश है। 7 धातु अग्नि है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज और शुक्र। एक जठराग्नि है। इस प्रकार 13 प्रकार की अग्नियों को जो दीप्त करे उसको बोलते हैं दीपन औषधि। और उस दीपन औषधि को दीप्त करता है घी। इसलिए घी बाहर भी अगर आप यज्ञ करते हैं तो घी डालते हैं, घी से आहुति अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो आपकी 13 प्रकार की अग्नियों के प्रज्वलित हो जाने से सारी धातुओं का सही रूप से निर्माण होगा, सारे पंचमहाभूत का सही अच्छे से निर्माण होगा, और जठर अग्नि अच्छे से काम करेगी। जब रस धातु काम नहीं करती, रसाग्नि काम नहीं करती और रस धातु के रोग पैदा हो गए, मांस अग्नि काम नहीं करती तो मांस धातु के दोष पैदा हो गए। इस तरह से धातुगत अग्नियों के कमजोर हो जाने से जो धातुगत रोग पैदा हुए, चाहे वो शुक्र का रोग था, वीर्य का, जिसके अंदर कीटाणु अंडाणु नहीं बना, जिसके अंदर मोटिलिटी ग्रेविटी नहीं बनी, जिसके अंदर संतान प्राप्ति नहीं हुई, चाहे वो बालों की समस्या थी, बाल सफेद थे या काले बाल थे, या फिर वो मोटापे की बीमारी थी या दुबलापन की बीमारी थी जो वसा और मज्जा के कम होने से बन गई, मुंह सूखने लग गया, पैरों में जलन हो गई, घबराहट बेचैनी बढ़ती जा रही है, ये सभी आपकी रस धातु की कमी से हो गया। और जब रक्त धातु कम हो जाता है तो थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, चेहरे का काला पड़ता जाना है, शरीर का सूखते चले जाना, और आपका शुगर, थायराइड, न जाने कितनी बीमारियां आपके अंदर बन गई, आपकी किडनी, आपका लीवर सोराइसिस, ये बीमारियां बढ़ती चली गई।
मात्र कॉन्स्टिपेशन अगर आप ठीक कर लेते, यानी पेट की आंतों को, छोटी आंत और बड़ी आंत को आप मजबूत बना लेते। जैसे बाहर आपने देखा होगा ना, चमड़े के जूते होते थे, वो पॉलिश करते थे, वो अच्छे चलते थे, लंबे समय तक लचीलापन रहता था। लेकिन उस चमड़े के जूते पर जब हम पॉलिश नहीं करते तो वहाँ खुरदरापन आ जाता है, चमड़ा फट जाता है। उसी तरह से शरीर में निरंतर अगर घी का प्रयोग नहीं किया जाता तो निरंतर घी के प्रयोग के न होने से आंतें और आपकी त्वचा, आपका चमड़ा खुश्क हो गया, चाहे वो लीवर के रूप में था, चाहे वो हार्ट के रूप में था, चाहे वो किडनी के रूप में था, चाहे वो त्वचा के रूप में था। लोगों ने कहा कि आपका हार्ट कोलैप्स कर गया, आपकी किडनी काम नहीं कर रही, आपका लीवर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों खत्म हुई? आपने घी नहीं खाया। इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में बार बार यही दोहराता हूं, सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। और घी और मीठा खाने से कब्ज नहीं बनती। वैसे तो कब्ज घी और मीठे के कारण ही नहीं, सोचने के कारण भी मैंने बताई है, वो भी कब्ज का कारण है। भोजन के बीच में पानी न पीने से भी कब्ज बन जाती है, ज़्यादा ड्राइड फ्राइड खाने से भी कब्ज बन जाती है, और ज़्यादा बारीक पिसी हुई आटे की रोटी या गलत समय पर भोजन करने से भी कब्ज बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह आपको सबसे पहले बासी पानी पीना चाहिए, जो तांबे के लोटे में रखा हुआ हो। उठते ही नहा धो करके व्यायाम करके सबसे पहले आपको भोजन करना चाहिए। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पहले उठते ही आप भोजन कर लीजिए। दिन भर आप खूब दूध, जूस, फल, फ्रूट इनका प्रयोग कीजिए। ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं, दोपहर में खाइए। बहुत से लोग सुबह सुबह ड्राई फ्रूट का प्रयोग करते हैं। ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं और सुबह कफ बढ़ता है। कफ बढ़ने के समय पर आपको कफ वर्धक चीज़ों का, जिसमें दही का और भरपेट भोजन का प्रयोग है। दोपहर में पित्त बढ़ता है तो पित्त को बढ़ाने वाले ड्राई फ्रूट्स, आपका गर्म दूध, आपके फल फ्रूट, ये सब एसिडिक है जो पित्त बढ़ाते हैं। आप दोपहर में प्रयोग कीजिए। शाम को वायु बढ़ती है, हल्का भोजन करना चाहिए। दलिया, खिचड़ी जो आप सुबह सुबह खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, हल्का भोजन आपको शाम को करना चाहिए। लंच आपने बंद कर देना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट ही आपका ताकतवर होना चाहिए, भरपेट खा लेना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रक्रिया को करके देखिए, आप बहुत ही जल्दी सभी रोगों से दूर हो जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ मिलेगा। जीवे में श्रद्धा सतम, शून्याम श्रद्धा सतम, प्रबरवाम श्रद्धा सतम, अधीना श्याम श्रद्धा सतम। जो 100 वर्ष तक आपके आंखों से देखना, कानों से सुनना, घुटनों का काम करना, आंतों का काम करना, ये जो मांगा गया है, ये स्वभाव होता है, ये आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। किसी भी रोग के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं या इलाज चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए। मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी औषधि घर पहुंचा दी जाएगी, या कोरियर के द्वारा आप मंगा सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय। जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि, सोम, मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidyaClub.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।